मैं ज़रा आपको ये थोड़े से नाम बताना चाहता हूँ कि 28 फरवरी से लेके आज तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में 5 जय्यद उलमा कराम जो हैं उनको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा चुका है, उनको बम धमाकों में शहीद किया जा चुका है। 28 फरवरी को कोड़ा खटक में मौलाना हामिदुल हक हकानी साहब इनको शहीद किया गया। 8 मार्च को तुरबत में मुफ्ती शाह मीर बजिंजो साहब को शहीद किया गया, इनका ताल्लुक JUI से था। 15 मार्च को पेशावर में मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब जो हैं इनको शहीद किया गया। 17 मार्च को कोयटा में मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरजई साहब को शहीद किया गया और 17 मार्च को ही कराची में मौलाना यार मोहम्मद महसूद साहब जो हैं इनको भी शहीद किया गया। और लगता ये है कि एक तरफ बम धमाके हो रहे हैं, ट्रेनों पर हमले हो रहे हैं, खुदकुश हमले हो रहे हैं और दूसरी तरफ टारगेट किलिंग भी हो रही है और निशाना है उलमाए कराम। तो ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में अगर हुकूमत और अपोजिशन आपस में लड़ती रहेगी तो फिर दहशत गर्दी जो है उसका मुकाबला कैसे होगा। तो अली ज़फ़र साहब, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि अचकज़ई साहब कह रहे हैं जी कि हुकूमत ने ऑपरेशन का फ़ैसला कर लिया, हमें फंसाना चाहते हैं। हम अगर आज की मीटिंग में चले जाते तो इन्होंने ऑपरेशन शुरू करके कहना था देखें अपोजिशन भी ऑन बोर्ड थी। तो अगर आप ऑपरेशन को इस मसले का हल नहीं समझते, आप समझते हैं कि कौमी डायलाग जो है वही मसले का हल है और इमरान खान साहब अगर नहीं आ रहे तो डायलॉग नहीं होगा, तो फिर आप बताएं कोई तीसरा रास्ता है? जी देखें, पहली बात तो ये है कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि सिंपली ये कह देना कि दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन ज़रूरी नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं। ऑपरेशन भी करना पड़ता है और उसके साथ साथ मेरी नज़र में दहशत गर्दी को सिर्फ ऑपरेशन के ज़रिए आप ख़त्म नहीं कर सकते। हल नहीं उसका ये, वो उसका एक हल ज़रूर है, एक पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन है, यानी हल का एक हिस्सा है, लेकिन ये कंप्लीट हल नहीं। कंप्लीट हल के लिए, बिल्कुल मुकम्मल सॉल्यूशन टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए आपको ये देखना है कि उसकी वजूहात क्या हैं, ग्रीवियंसेस क्या हैं, लोगों की रंजिशें क्या हैं जिस इलाके में ये दहशत गर्दी हो रही है। आपको वो रंजिशें ख़त्म करनी है। मसलन आपको मैं बलूचिस्तान का एग्ज़ाम्पल दूं, डिस्कशन तो बड़ी लंबी है लेकिन 2-3 एग्ज़ाम्पल देता हूं कि आप एक तो ऑपरेशन ज़रूर करें जहां आपको ब्रीफिंग के बाद पता चले कि वाकई ही टोटल उधर एक ज़रूरत है ऑपरेशन की, तो आप सर्जिकल ऑपरेशन ज़रूर करें उन दहशतगर्दों के ऊपर। लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखें कि क्या बलूचिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत है। अगर वहाँ के लोगों को आप इजाज़त दे दें कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, जो एक्चुअल उनके इलेक्टेड लोग हैं, उनको अगर आप आने देंगे तो फिर वो खुद ही एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बन जाएंगे। जो लोग हैं वो चूँकि वो हुकूमत के हिस्सा हो जाएंगे, स्टेट का हिस्सा हो जाएंगे, तो फिर अपनी जो उनकी रंजिशें हैं वो सियासी तौर पे उनको हल करेंगे, टेररिज्म उससे कम हो जाएगा। उसके बाद बलूचिस्तान में बहुत सारी रंजिशें हैं कि आप हमसे रिसोर्सेज ले रहे हैं लेकिन आप उसकी कोई हमें मुआवजा नहीं दे रहे, हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो जब ये आप देखते हैं तो आपको डेवलपमेंट करने की साथ साथ ज़रूरत है, लोगों को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। तो जब आप ये डायलॉग करेंगे, बातचीत करेंगे, एक मुकम्मल हल ढूंढेंगे, तो फिर बेशक जहाँ ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी आप ऑपरेशन करें, जहाँ आपको बात करने की ज़रूरत है बात करें, जहाँ आपको डेवलपमेंट की ज़रूरत है डेवलपमेंट करें, और जहाँ आपने इलेक्शन ठीक कराने हैं वहाँ आप इलेक्शन ठीक करा के रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत बनाएं। तो ये फिर एक मुकम्मल हल होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के टॉप लीडरशिप जो है वो इकट्ठे बैठे, बिल्कुल बैठे। अस्करी क़यादत, सिक्योरिटी एजेंसीज़ भी ज़रूरी हैं कि वो भी साथ बैठे। लेकिन अगर आप एक लीडर को माइनस कर देंगे, अगर आप सबसे बड़ी पार्टी के सबसे मशहूर पॉपुलर लीडर को डायलॉग में नहीं लेके आएंगे, तो फिर ये क्या ऐसे सोल्यूशन, मुझे आप बताइए हामिद मीर साहब, किस तरह सोल्यूशन आप ढूंढ सकते हैं मुकम्मल? ठीक है, अच्छा। हाँ, अब आप ऑपरेशन आज कर लेंगे, शायद कुछ देर के लिए आप उस पर काबू पा लें, लेकिन क्या ये अल्टीमेट हल है? क्या ये दोबारा नहीं आ जाता? बार बार एक जगह से आप बंद करते हैं टेररिज्म को, दूसरी जगह से वो आ जाता है। तो आप उसका मुकम्मल हल ढूंढें, और ये बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारी सालमियत के लिए, हमारे प्रोग्रेस के लिए, हमारी खुशहाली के लिए, हमारे टेररिज्म की जंग को जीतने के लिए। अच्छा, अब इसमें मुसद्दिक मलिक साहब,
एक सवाल है कि आपने खुद अभी कुछ ऑपरेशंस का जिक्र किया, इनके नाम तो बड़े अट्रैक्टिव, बड़े पुरकशिश नाम होते हैं इन ऑपरेशंस के। मुझे याद है 9/11 के बाद तो बहुत से ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में किए गए हैं, ऑपरेशन राह रास्त, ज़रब अज़ब, रद्दुल फसाद, और बलूचिस्तान में तो पिछले 70-75 साल में कई ऑपरेशन हुए। पहला 1948 में हुआ, दूसरा 1958 में हुआ, फिर तीसरा 1962 में हुआ, फिर उसके बाद 1973 में बहुत ग्रैंड ऑपरेशन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने किया था, जब भुट्टो साहब का साथ अकबर बुगटी साहब भी दे रहे थे, लेकिन 6-7 महीने के बाद उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। फिर मुशर्रफ साहब के दौर में ऑपरेशन हुआ। अब आप एक और ऑपरेशन करना चाहते हैं, ये 6वां ऑपरेशन होगा। तो ये सवाल तो पैदा होता है कि माजी में इतने ऑपरेशन हुए, उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये आपका जो ऑपरेशन है इसमें ऐसी क्या बात होगी कि ये कामयाब हो जाएगा? चलें मान लेते हैं आपकी बात। वैसे तो मेरे, अभी मैं अली भाई की भी बात सुन रहा था, आपकी बात भी सुन रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में ये आया कि आप मान लें कि किसी अस्पताल के इमरजेंसी रूम में कोई कैंसर पेशेंट आए और आपको उसकी इमीडिएट सर्जरी करनी हो, उसको मुंह से खून आ रहा हो, कैंसर का एक ख़ास हिस्से में कैंसर हुआ हो, और आप वहाँ पे काउंसलर बुला के उसको ये कहें कि भाई ज़रा स्मोकिंग सेसेशन के ऊपर कुछ 2-3 हफ्ते पहले बैठ के गुफ्तगू करते हैं, और वो बेशक मुंह से खून थूकता रहे, लेकिन आप कहें वो तो बात ठीक है, लेकिन असल वजह तो ये है कि आपने नौजवान अपनी जवानी के कुछ जो साल थे उसमें आप सिगरेट पीते रहे हैं, तो पहले कोई 2-3 हफ्ते ज़रा सिगरेट पे तो बहस कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये कैंसर हुआ है, तो कैंसर को ट्रीट कर ही लेंगे, उससे क्या है। ऑपरेशन तो नाकाम भी हो जाते हैं, कामयाब भी हो जाते हैं। क्या शर्त है कि इस वक्त हम ऑपरेशन करें तो आपका जो कैंसर ज़दा इलाज वो है हिस्सा जिस्म का, उसको बाहर निकालें और आप ठीक हो जाएं। कैंसर का इलाज कैंसर हॉस्पिटल में होना चाहिए, आई स्पेशलिस्ट के पास नहीं होना। नहीं, मेरी बात, मैं हो सकता है आप सही कहते हो, लेकिन हम तो कैंसर का इलाज कैंसर के स्पेशलिस्ट सर्जन से ही कर रहे हैं। अच्छा। हम तो दहशत गर्दी का इलाज कर रहे हैं उसको जड़ से उखाड़ने से। इस वक्त इस तमाम गुफ्तगू को जो मैंने इब्तदाइये में भी कही कि मैं आपसे बात हम कर रहे हैं, जब आपने गिने कि इतने मौलाना जो हैं उनको शहीद कर दिया गया, इतने ऑपरेशन हो गए, ट्रेन को अगवा कर लिया गया और उसमें लोगों को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, और बाकी इस सारे इब्तदाइये के बाद फिर ये गुफ्तगू की जाए कि नहीं देखें ऐसे करते हैं, पहले हम बैठ के डायलॉग करते हैं, उन इलाकों में तरक्की की बात करते हैं, और ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं तो मर रहे हैं लोग, तो मर जाएंगे, तो फिर जो बच जाएंगे उनको हम रिहैब कर लेंगे। अच्छा। मेरा ये ख्याल है भाई, इस गुफ्तगू को हर चीज़ का एक वक्त होता है, और मैं तो खुद ये कौमी धारे की और तरक्की की बात हर मीटिंग में करता हूँ। आज पहली दफ़ा है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपके ऊपर जंग नाफिज कर दी गई है। दूसरे में आपसे, आपने कहा बहुत से ऑपरेशन हुए वो कामयाब नहीं हुए, चलिए इससे पहले भी हमने एक ऑपरेशन जिसको फिर हमने टारगेटेड ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने शुरू किए। हम कहते हैं कोई ऑपरेशन करते हैं, हमारे भाई कहते हैं नहीं करना ऑपरेशन, कोई रास्ता नहीं है। वो कहते हैं कि इमरान खान से पूछ के करो। इमरान खान साहब से भी पूछ के, तो आप पूछ के आ जाइए ना। अच्छा, मैं आखिरी बात एक करना चाहता हूं। अरे भाई, अगर मान लेते हैं आपकी बात कि ऑपरेशन इतने हुए हैं तो नहीं होता, तो अभी भी नहीं करते, फिर क्या करें? अच्छा, अब आपको मैं, अगर आप मेरी जगह पे हों, बड़े अदब से आपकी और अली ज़फ़र साहब की खिदमत में एक अर्ज़दाश्त पेश कर रहा हूँ। जी प्लीज़। मेरा मसला क्या है? मेरा मसला ये है कि 9/11 के बाद पाकिस्तान में बहुत से ऑपरेशन हुए, बहुत खुदकुश हमले हुए। उन खुदकुश हमलों की मजम्मत के लिए मैंने खुद ज़ाती तौर पर बहुत से जय्यद उलमा कराम जो हैं उनको दरख्वास्त की कि मेरे प्रोग्राम में आके आप इसकी मजम्मत करें। वो आए, उन्होंने बड़ी बहादुरी से मजम्मत की। उसके बाद उनमें से बहुत से उलमा शहीद हो गए, लेकिन ये खुदकुश हमलों का सिलसिला जारी है। अब आप अनवारुल्लाह काकड़ साहब जैसे भी पाकिस्तान में लोग हैं जो कहते हैं जी कि ये 8 बजे के शो पे जो FA और BA पास लोग बैठे होते हैं, इनको क्या पता। तो मैं अब आपको एविडेंस दिखाता हूँ कि मेरे इस शो में पिछले कई साल में कौन कौन से बड़े उलमाए दीन खुदकुश हमलों की मजम्मत कर चुके हैं, और खुदकुश हमले हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। ज़रा सुनिए। आप करते हैं मजम्मत? जी, मजम्मत करता हूँ। हमारी तमाम अहले सुन्नत व जमात की तंजीमात ने भी ये फतवा दिया है कि सुसाइडर यानी कि हमला करना खुदकुश, ये इस्लाम में कुल्लियतन हराम है। इंसानी जान को जुल्मन लेना हराम कतई है इस्लाम में। बेगुनाहों को निशाना बनाना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर खुदकुश हमलों को
जो नाजायज़ और हराम करार दिया गया, उसकी असास और बुनियाद इस अमर पर मबनी है कि ममलकत इस्लामिया के अंदर हर एक शहरी का, चाहे वह मुसलमान है या मुसलमान नहीं है, दूसरे की जान, इज़्ज़त और इस्मत की हिफाजत उसकी ज़िम्मेदारी है। दारुल इस्लाम के अंदर इस किस्म की सरगर्मियों का अजरा जो है वो शरई एतबार से उसका कतन कोई जवाज़ मौजूद नहीं है। खुदकुश हमला एक जंगी हथियार है। हथियार मैदान जंग में इस्तेमाल हो तो जायज़ होता है और सिविल माहौल में इस्तेमाल हो तो जुर्म बन जाता है। कौम खुद समझती है इन मामलात को कि हमारे अंदर 95% मुश्तरकात हैं, हम उन मुश्तरकात को हमने पसे पुश डाला हुआ है और हम लेके फिर रहे हैं छोटे छोटे 95% इसी बात पे बर्बादी हो रही है। दोज़खी का फैसला करना तो अल्लाह का काम है, लेकिन काम दोज़खियों वाला है। ठीक है, ये कहना चाहिए काम उन्होंने दोज़खियों वाला काम किया। ये सिर्फ चंद झलकियां थी, बहुत से उलमाए दीन, और ये जो मैंने क्लिप आपको दिखाया इसमें मुफ्ती सरफराज नईमी साहब भी शामिल थे, जिनको कि उनकी मस्जिद के अंदर घुस के खुदकुश हमले में उनको भी शहीद कर दिया गया। तो मेरा मसला ये है कि पाकिस्तान में अभी से नहीं, 15-20 साल से हम खुदकुश हमलों की मजम्मत करवा रहे हैं उलमाए दीन से। 15-20 साल से बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन ये मसला ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? ये है मसला, सवाल उठा रहा हूँ। किसी को नीचा दिखाना मेरा मकसद नहीं है।